हेलो गाइस, मेरा नाम भावना सिंह है और आज हम पढ़ने जा रहे हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता क्या है? नाउ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ने से पहले हम ये स्टडी करते हैं हमने लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था। लास्ट चैप्टर जो हमारा था, लेक्चर नहीं, लास्ट पूरा चैप्टर जो हमारा था वो पूरा का पूरा लॉ ऑफ डिमांड पे था। डिमांड क्या होता है? नाउ हमने क्या पढ़ा था? हमने यही तो पढ़ा था कि लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है। लॉ ऑफ डिमांड वही चीज़ होती है कि अगर हमारी क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज करेगी, क्वांटिटी डिमांडेड अगर हमारी इंक्रीज करेगी तो इससे क्या होगा? इससे होगा हमारा प्राइस जो है फॉल करेगा। प्राइस क्या होगा? फॉल करेगा। एंड वाइज वर्सा, एंड वाइज वर्सा। और ये कब होगा? जब अदर थिंग्स रिमेन्स कांस्टेंट, जब अदर चीज़ें कांस्टेंट रहेंगी। तो यही तो लॉ ऑफ डिमांड था। नाउ तो लॉ ऑफ डिमांड हमें क्या बताता है? हमें एक तरह से डायरेक्शन बताता है। क्या बताता है? डायरेक्शन बताता है कि क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज होने से किस डायरेक्शन में चेंज होगा प्राइस में। अगर क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ेगी तो ऑब्वियसली प्राइस कम होगा, मतलब डायरेक्शन बता रहा है कि कम होगा या ज़्यादा होगा। तो ये एक डायरेक्शन ही बताता है। क्या बताता है? लॉ ऑफ डिमांड सिर्फ एक डायरेक्शन बताता है, मैग्नीट्यूड नहीं बताता, सिर्फ डायरेक्शन बताता है। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है? मैग्नीट्यूड का मतलब होता है कि कितना चेंज आया, ये नहीं बताता कि कितना कम होने वाला है। तो एक मैग्नीट्यूड स्पेसिफाई नहीं करता कि कितने अमाउंट से कम होने वाली है हमारा प्राइस। तो ये जो चीज़ है कि हाउ मच चेंज, कितना चेंज आने वाला है, हाउ मच चेंज इन प्राइस जो होगा, हाउ मच चेंज, कितना चेंज, ये चेंज है एक तरह से, कितने ट्राइंगल में चेंज से डिनोट करती हूँ। तो कितना चेंज होने वाला है ये हमारा क्या बताता है? ये इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ही हमें बताती है कितना चेंज होने वाला है, यानी हाउ मच चेंज। ये तो इस ब्रीफ में अगर हम देखें तो इसमें ये इंडिकेट नहीं करता, किसमें? लॉ ऑफ डिमांड में ये इंडिकेट नहीं करता कि कितना चेंज होने वाला है क्वांटिटी डिमांडेड में अगर प्राइस चेंज होगा। तो ये जो कितना है ये हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड समझाता है। नाउ सपोज कि हमारा प्राइस अगर किसी चीज़ का 20% डिक्रीज हुआ, प्राइस हम कहें 20% कम हुआ, डिक्रीज हो गया, तो ऑब्वियस सी बात है हम कहेंगे यार 20% डिक्रीज हो गया, मतलब कि क्वांटिटी डिमांडेड हमारी बढ़ेगी। अब हमें ये नहीं पता कितनी बढ़ेगी, कितनी अमाउंट से बढ़ेगी, कितने परसेंटेज से या किस अमाउंट से बढ़ेगी। तो यही चीज़ हमें कौन बताता है? आई एम सॉरी गाइस, स्क्रीन बहुत ज़्यादा फ्लिकर कर रही है, आई डोंट नो व्हाई। आई होप आप सब क्लियर हो। हाँ जी, तो मैं क्या कही थी, ये जो चेंज है हमारा डिक्रीज़ हो गया हमारा, किसके अंदर? प्राइस के अंदर 20% डिक्रीज़ हो गया। इससे हुआ क्या? इससे अब हमें पता लग गया कि यार 20% अगर डिक्रीज़ इन प्राइस है तो हमारा डिमांड कितना बढ़ेगा। तो ये तो कितना बढ़ने वाला है, कितनी अमाउंट से बढ़ने वाला है, ये सिर्फ हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ही समझाता है। नाउ इसी चीज़ को अगर मैं आपको बताऊं कि कंसेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड किसने डेवलप किया, किसने दिया, वो थे प्रोफेसर मार्शल। इकोनॉमिक्स में प्रोफेसर मार्शल एक इकोनॉमिस्ट थे जिन्होंने अपनी बुक में द प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स के अंदर ये कंसेप्ट दिया था, प्रोफेसर मार्शल। और उन्हीं प्रोफेसर मार्शल ने बहुत सारी अच्छी थ्योरीज भी दी हैं इकोनॉमिक्स के अंदर। सो कंसेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या कहता है कि कितना परसेंटेज चेंज होने वाला है डिमांड में, ये बताता है कितना परसेंटेज चेंज होने वाला है डिमांड में, फॉर डिमांड में विद रिस्पेक्ट टू percentage change in any other factors affecting demand। जो बाकी जो factors हैं, any other factors
अफेक्टिंग डिमांड, जो बाकी जो फैक्टर्स डिमांड को इफेक्ट कर रहे हैं उनमें चेंज होने से कितना परसेंटेज चेंज हो रहा है डिमांड के अंदर। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को हम किस तरह से ED से डिनोट करते हैं, तो ये क्या होता है, परसेंटेज चेंज इन डिमांड। अगर मान लो कमोडिटी है हमारी फॉर एक्स कमोडिटी है, डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन अ फैक्टर अफेक्टिंग द डिमांड। ये ही इसको हम इसी तरह से डिनोट करते हैं। नाउ हमने देख लिया कि अलग अलग डिटर्मिनेंट्स जो भी होते हैं डिमांड के, हमने पढ़े थे कौन, हमने बहुत सारे 8 डिटर्मिनेंट्स पढ़े थे। पहला डिटर्मिनेंट था प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, फिर था प्राइस ऑफ रिलेटेड प्रोडक्ट्स, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस था, एक्सपेक्टेशंस था, पॉपुलेशन था में कितना चेंज आने वाला है, और सीजन्स वगैरह में क्या चेंजेस आ रहे हैं, डेमोग्राफी में क्या चेंजेस आ रहे हैं। तो ये सब चीज़ें जो हमने 8 फैक्टर्स पढ़े थे, इनमें से कुछ 2-3 ही फैक्टर्स हैं, पहले 3 ही फैक्टर्स हैं जिसको हम क्वांटिटेटिवली, मतलब क्वांटिटी के टर्म्स में डिटरमाइन कर सकते। टेस्ट को तो हम नहीं बता सकते कितना टेस्ट है, 1% है, 2% है, मतलब ऐसे नंबर नहीं दे सकते टेस्ट को, एक्सपेक्टेशंस को, ये सारी साइकोलॉजिकल चीज़ें हैं। तो ये जो हमारा प्राइस ऑफ द कमोडिटी है, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स है और इनकम, ये जो 3 डिटर्मिनेंट्स हैं ये ही हमारी क्वांटिफाइबल डिटर्मिनेंट्स हैं डिमांड के, और इन्हीं तीनों से अलग अलग डायमेंशंस निकलती हैं किस चीज़ की, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की। किस चीज़ की, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की अलग अलग डायमेंशंस निकलती हैं। सो प्राइस ऑफ एक्स से कैसे निकलती है, प्राइस ऑफ एक्स से कैसे निकलती है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकलती है। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकलती है। और प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, रिलेटेड मैंने जब भी कहा था रिलेटेड गुड्स होंगे तो क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी, क्रॉस प्रोडक्ट हो जाता है, इसलिए क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकलेगी। एंड इनकम से इनकम इलास्टिसिटी निकलेगी, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। नाउ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वो चीज़ होती है जिससे कि हम परसेंटेज चेंज देखते हैं डिमांड के अंदर विद रिस्पेक्ट टू क्या, चेंज इन द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, चेंज इन द विद रिस्पेक्ट टू परसेंटेज चेंज इन द प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी। मैंने कहा था ना परसेंटेज चेंज किसमें, एनी अदर फैक्टर्स। अब एनी अदर फैक्टर्स की जगह यहाँ पे सिर्फ प्राइस ऑफ द कमोडिटी लगा देंगे, यहाँ पे प्राइस ऑफ द रिलेटेड कमोडिटी लगा देंगे क्रॉस के अंदर, और इनकम के अंदर परसेंटेज चेंज इन इनकम ऑफ द कंज्यूमर, इनकम लगा देंगे कंज्यूमर की। तो प्राइस इलास्टिसिटी क्या होती है, प्राइस elasticity of demand refers to the percentage change in demand with respect to the percentage change in price of the given commodity. Cross elasticity of demand refers to percentage change in demand with respect to price of the related commodities, यानी कि substitute goods और complementary goods. Now income elasticity of demand refers to the percentage change in demand with respect to percentage change in income of the consumer. income किसकी होगी, कंज्यूमर की, प्राइस किसके होंगे, कमोडिटी के। नाउ ये आप समझ गए। तो प्राइस इलास्टिसिटी, ये 2 चीज़ें जो हैं आपके मॉड्यूल यानी 11th क्लास के सिलेबस के अंदर नहीं इंक्लूडेड है, तो अभी मैं इनको डिटेल में यहाँ पे नहीं डिस्कस करूँगी। अभी मैं 11th क्लास का मॉड्यूल इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ा रही हूँ, डिटेल में हम डिस्कस करेंगे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है। नाउ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मैंने आपको बता दिया कि डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस देखता है, कितना रिस्पॉन्स करेंगे
डिमांड के अंदर कितना रिस्पॉन्स आने वाला है विद रिस्पेक्ट टू द चेंज इन द प्राइस। रिस्पॉन्स मतलब कितना चेंज करने वाली है, किस डायरेक्शन में चेंज करने वाली है, तो हमें वैसे भी पता लग जाएगा, और कितना, हाउ मच, कितना चेंज करने वाली है। सो कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं यहाँ पे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की। ये एक क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बताती है, क्योंकि क्वांटिटी तो आ गई किसकी, इसके अंदर, क्वांटिटी डिमांडेड के अंदर और प्राइस के अंदर। ऑब्वियसली डिमांड किसका होता है, क्वांटिटी डिमांडेड का होता है एंड प्राइस का होता है। इन दोनों के अंदर ये एक रिलेशनशिप बताती है। और कौन सी, क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप विद रिस्पेक्ट टू प्राइस ऑफ द कमोडिटी, जब बाकी फैक्टर्स हमें कांस्टेंट रखने पड़ेंगे, बाकी सब फैक्टर्स हमें कांस्टेंट रखने पड़ेंगे। और ऑब्वियसली जितनी ज़्यादा न्यूमेरिकल वैल्यू होगी इस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की, जितनी ज़्यादा वैल्यू होगी उतना ज़्यादा इफेक्ट होगा प्राइस की चेंज में विद रिस्पेक्ट टू द क्वांटिटी डिमांडेड। इसका मतलब क्या हुआ, फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बताया कि दो गुड्स हैं हमारे पास, एक्स गुड एंड वाई गुड, और दोनों के दोनों जो गुड है, इन दोनों के प्राइसेस जो हैं 10% से मान लो हमारे इंक्रीज हो गए 10% से इंक्रीज हो गए दोनों के प्राइसेस। अब हमने कहा इस गुड की जो डिमांड है, इस गुड की जो डिमांड है, प्राइस इंक्रीज हुआ तो डिमांड तो ऑब्वियसली फॉल होगी। अब हमने कहा इसकी डिमांड 20% फॉल हुई है और इसकी डिमांड 5% फॉल हुई है। इसके प्राइस इंक्रीज होने थे, इसकी 20% डिमांड कम हो गई, इसकी 10% डिमांड कम हो गई। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा गुड जो है वो मोर इलास्टिक है एज कंपेयर टू गुड वाई। ये ज़्यादा ही इलास्टिक है गुड वाई से। क्यों? क्योंकि इसकी जो डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस है प्राइस के कम होने से, इसमें जितना रिस्पॉन्स किया वो बहुत ज़्यादा है। जितनी ज़्यादा डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस होगी, जितनी ज़्यादा न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, हायर द वैल्यू ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, उसका ज़्यादा लार्ज इफेक्ट हो रहा है प्राइस पे। ऑल्सो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की बात कर रहे हैं अभी हम यहाँ सिर्फ, तो प्राइस इलास्टिसिटी के अंदर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिटर्मिनेंट है हमारा क्या हो जाएगा, प्राइस हो जाएगा। इस चीज़ को हम नॉर्मली इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी कह देते हैं, प्राइस इलास्टिसिटी को डिमांड इलास्टिसिटी या सिर्फ इलास्टिसिटी भी कह देते हैं, जब तक हमें मेंशन ना हो कि हम क्रॉस इलास्टिसिटी की या इनकम इलास्टिसिटी की बात करें और कहीं पे लिखा है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तो हम वही सोचते हैं कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की बात की गई है। तो आई होप आपको समझ आ रहे हो ये लेक्चर किस चीज़ के अंदर इंक्लूडेड है। नाउ मेथड्स होते हैं हमारे मेजर करने के लिए प्राइस इलास्टिसिटी को। तो दो मेथड्स हैं, टू मेथड्स टू मेजर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। दो मेन मेथड्स हैं। पहला मेथड है हमारा परसेंटेज मेथड, दूसरा है ज्योमेट्रिक मेथड। नाउ परसेंटेज मेथड जो है हमारा सबसे ज़्यादा कॉमन मेथड है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। प्राइस इलास्टिसिटी को अब मैं बार बार इतना बड़ा तो नहीं लिखूंगी, मैं इस चीज़ को ED के से डिनोट कर दूंगी यहाँ पे, ED इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से, ठीक है। सो परसेंटेज मेथड जो है हमारा सबसे ज़्यादा कॉमन मेथड है, और ये मेथड हमें किसने दिया था, प्रोफेसर मार्शल ने दिया था। और प्रोफेसर मार्शल ने इस मेथड को क्या क्या नाम दिए थे, और नाम भी इसको होते हैं, विच इज़ फ्लक्स मेथड, फ्लक्स मेथड भी कहते हैं इसको, या फिर प्रोपोर्शनेट मेथड या मैथमेटिकल मेथड, प्रोपोर्शनेट मेथड, या फिर इसको और क्या कहते हैं, या फिर इसको कहते हैं कि मैथमेटिकल मेथड। नाउ
अगर हम परसेंटेज मेथड की बात करें, अगर इसको हम ढंग से पढ़ें, आई होप आपको क्लियर हो रही हो स्क्रीन अभी क्या है स्टेटस। नाउ परसेंटेज मेथड की अगर हम बात करें तो मैंने आपको बताया सबसे ज़्यादा कॉमन मेथड होता है परसेंटेज मेथड, और ये जो मेथड होता है परसेंटेज मेथड, उसके अंदर जो इलास्टिसिटी मेजर होती है वो रेशियो ऑफ परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, विच इज़ अगर हम परसेंटेज मेथड की बात करें तो इसके अंदर जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो कैसे मेजर होती है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। जहाँ पे परसेंटेज इन चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड का क्या मतलब हुआ, इसका मतलब तो यही हुआ कि चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय इनिशियल क्वांटिटी into 100। एंड सिमिलरली परसेंटेज चेंज इन प्राइस का क्या मतलब हुआ, परसेंटेज चेंज इन प्राइस का मतलब हुआ चेंज इन प्राइस डिवाइडेड बाय इनिशियल प्राइस, या ओरिजिनल जो प्राइस था हमारा, इंटू 100। इसी चीज़ को अगर मैं आपको डिनोट करूँ नॉर्मल, मतलब इस चीज़ को अगर हम लिखें तो इस चीज़ को प्रोपोर्शनेट मेथड भी कहते हैं, यानी परसेंटेज मेथड को हम, मैंने आपको बताया था प्रोपोर्शनेट मेथड कहते हैं जब हम इसको नॉर्मली इस टर्म्स में डिनोट कर देते हैं, इन सब चीज़ों में, मतलब एक्सपैंड करके। इस चीज़ को हम और कैसे लिख सकते हैं, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज, मान लो क्वांटिटी 1, पहले अभी जो क्वांटिटी है और पहले कितनी थी, क्वांटिटी थी, इसमें क्या चेंज आया है, डिवाइडेड बाय पहले वाली क्वांटिटी क्या थी, और चेंज इन प्राइस मतलब अब जो प्राइस है और पहले जो प्राइस था और जो पहले प्राइस था, यही तो है यहाँ पे इनिशियल प्राइस, यहाँ पे इंटू 100, ये भी इंटू 100। इसी चीज़ को अगर हम लिखें तो ये जो चेंज है इसको हम इस तरह से भी तो लिख सकते हैं, चेंज इन Q डिवाइडेड बाय Q इंटू 100 डिवाइडेड बाय चेंज इन P डिवाइडेड बाय P इंटू 100। तो ये 100 से 100 अगर हमने कट कर दिया मान लो, तो चेंज इन Q डिवाइडेड बाय Q, और ये क्या हो जाएगा, इंटू ये हो जाएगा चेंज इंटू Q डिवाइडेड बाय Q, तो ये प्राइस ऊपर चला जाएगा, प्राइस डिवाइडेड बाय चेंज इन P, यही तो हो जाएगा क्योंकि ये डिवाइडेड में है, ये आपको समझ आ गया होगा मैथमेटिकल ऑपरेशन से। तो ये चेंज इन Q डिवाइडेड बाय चेंज इन P इंटू प्राइस अपॉन क्वांटिटी, ये हमारा फॉर्मूला बन गया किस चीज़ का, प्रोपोर्शनेट मेथड, किस चीज़ का, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का, किस चीज़ का, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का। अब आपको समझ अब नॉर्मली होता क्या है कि क्वेश्चंस आते हैं हमारे पास। अब क्वेश्चन क्या आएगा कि मान लो क्वेश्चन अगर मैं लूँ, एक क्वेश्चन आते हैं इस चीज़ को कैलकुलेट करने के नॉर्मली पेपर में, यह आता है कि मान लो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमें बतानी है, क्या बतानी है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अगर मान लो हमारी डिमांड इंक्रीज कर रही है, किससे, पहले 4 यूनिट्स से 5 यूनिट्स पे चली गई है, एंड प्राइस फॉल हुआ है, ऑब्वियसली डिमांड बढ़ रही है, प्राइस फॉल हुआ है मान लो ₹10 से ₹8 में। तो अब हमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बतानी है। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मैंने आपको फॉर्मूला बताया है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो इसी चीज़ को अगर हम यहाँ पे लिखें, तो अगर हम परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड निकालें, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड निकालें, तो वो क्या है, चेंज इन क्वांटिटी, क्वांटिटी में कितना चेंज हो रहा है हमारा, तो ये क्वांटिटी है हमारे पास,
और ये प्राइस है। क्वांटिटी में 4 to 5 आया है, यानी 5 minus 4, चेंज इन क्वांटिटी 5 minus 4 डिवाइडेड बाय ओरिजिनल क्वांटिटी 4 into 100। तो ये अगर हम देखें तो 1/4 into 100, 4 को 25% हो गया ये। और सिमिलरली परसेंटेज चेंज इन प्राइस देखें अगर हम, तो प्राइस में क्या है, पहले प्राइस हमारे पास 10 था, अब 8 हो गया है, कम हो गया है। तो 10 से 8, तो 8 minus 10, अब 8 है, पहले 10 था, डिवाइडेड बाय 10 इंटू 100। तो हमने देखा ये -20% हो जाएगा। -20 में हम नेगेटिव साइन को इग्नोर करते हैं। नेगेटिव साइन को हमेशा हम नेगेटिव को इग्नोर करते हैं, क्योंकि हमें पता है ऑब्वियसली अगर डिक्रीज होगा तो पहले से तो कम ही होगा, तो नेगेटिव साइन को हम इग्नोर करते हैं। इसको हमने इग्नोर करा तो 20% यहाँ आया और 25% यहाँ आया, तो हमने चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड हमने निकाल लिया। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड हमारा 25% था, है ना। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड जो है हमारा 25% था, और परसेंटेज चेंज इन प्राइस जो है हमारा 20% था। 20% इंटू 100। तो यही है हमारा क्या है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। यही हमारा क्या है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये -20 भी लेंगे तो हमारा होगा -1.25। ये इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आ गई है हमारे। इसके अंदर सिर्फ हम न्यूमेरिकल वैल्यू लेते हैं, इतने लेते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू ली जाती है। इस टेकन नेगेटिव को हम इग्नोर करते हैं। तो ये मैंने आपको बता दिया। तो ये इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आ गई। सिमिलरली इसी तरह से आपके सारे क्वेश्चन आने वाले हैं। तो हमने ये इस चीज़ में समझ लिया कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के अंदर हमेशा एब्सोल्यूट वैल्यू ली जाएगी, याद रखना। इलास्टिसिटी शुड ऑलवेज बी मेजर्ड एंड कंपेयर्ड इन एब्सोल्यूट टर्म्स। नेगेटिव साइन को हमें इग्नोर करना है। तो इलास्टिसिटी जो यहाँ पर -1.25 है, और मान लो कहीं पे -0.8 है, मान लो कहीं पे इलास्टिसिटी, और ये है, तो देखा जाए तो 0.8 हायर होगा, -0.8 -1 लेकिन हम नेगेटिव साइन इग्नोर करेंगे तो ये चीज़ हायर होगी। तो हमेशा याद रखिएगा कि इलास्टिसिटी डिमांड यही हायर है, क्योंकि हम नेगेटिव साइंस को इग्नोर करके चलते हैं। ऑल्सो इलास्टिसिटी जो है परसेंटेज चेंज से इफेक्ट होती है, ये भी समझ लीजिएगा आप। परसेंटेज चेंज से इफेक्ट होती है मतलब ये इफेक्ट होती है एब्सोल्यूट चेंज से। एब्सोल्यूट चेंज से इफेक्ट नहीं होती है, रादर ये इफेक्ट होती है परसेंटेज चेंज से। कितना परसेंटेज चेंज हुआ, कितना नहीं हुआ, इस चीज़ से इफेक्ट करती है, ना कि एब्सोल्यूट वैल्यू से डिटरमाइन करती है। मतलब मान लो कि एक केस के अंदर हमारी अभी यहाँ पर हमने देखा कि इतनी आ गई, ये हमने इधर देख लिया इतनी आ गई। मान लो हमारे पास चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड जो है 1 है, और चेंज इन प्राइस जो है ₹2 है। तो प्राइस इलास्टिसिटी जो है मान लो हमारी 1.25 है, और सेकंड हमने यहाँ पे देखा हमारी 0.8 है। ये ऐसा कैसे हो गया? ये तो इसीलिए हो गया ना, क्योंकि जो हमारी डिमांड यहाँ पे जो चेंज हुई थी वो 25% से चेंज हुई थी, और प्राइस जो था हमारा, प्राइस क्या था, डिमांड 25% से चेंज हुई थी, एंड जो प्राइस जो था वो हमारा 20% से डिक्रीज हुआ था। 20% से 25 से डिमांड इंक्रीज हुई थी, 20 से परसेंटेज डिक्रीज हुआ था। नाउ हमने यहाँ पे देखा तो यहाँ पे डिमांड का चेंज हुआ है 20% से, और प्राइस जो है 25% से होगा। ये एक इलस्ट्रेशन है। तो इस तरह से भी अगर हम देखें तो आप हमेशा याद रखिएगा, इलास्टिसिटी जो है हमारी परसेंटेज चेंज से इफेक्ट होती है, ना कि एब्सोल्यूट चेंजेस से इफेक्ट नहीं होती। नाउ यहीं पे अगर मैं आपको बताऊं एक और जो सेकंड मेथड अगर हम डिस्कस करें अपना, विच इज़ ज्योमेट्रिक मेथड, विच इज़, आप चाहें तो मैं आज ही डिस्कस कर लेती हूँ ज्योमेट्रिक मेथड, या फिर नेक्स्ट क्लास में भी डिस्कस कर सकते।
लेट्स टेक इट अ ब्रेक, यहीं पर ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास से हम ज्योमेट्रिक मेथड पढ़ेंगे और उसके बाद हम रिलेशनशिप देखेंगे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में और टोटल एक्सपेंडिचर वगैरह में। तो गाइज, थैंक यू फॉर योर टाइम एंड कंसिडरेशन। आई होप यू आर डूइंग वेल। प्लीज़ टेक केयर, स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी।